हेलो लर्नर्स, वेलकम ऑन कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास के अकाउंट्स की यूनिट नंबर 6 के बारे में, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो लर्नर्स, अभी तक आपको आपके टीचर्स ने भी बता दिया होगा कि डिसोल्यूशंस के टाइम पे बेसिकली 5 तरह के अकाउंट बनते हैं और ये अकाउंट इसी सीक्वेंस में बनते हैं। सबसे पहले बनता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड नंबर पे लोन बाय फर्म टू पार्टनर, थर्ड नंबर पे लोन बाय पार्टनर टू फर्म, जो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है वो थर्ड नंबर पे बनता है, फोर्थ नंबर पे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिफ्थ नंबर पे और लास्ट बनता है हमारे बैंक अकाउंट। तो डिसोल्यूशन के टाइम पे बेसिकली जो हमारे नंबर्स ऑफ अकाउंट बनते हैं वो 5 तरह के अकाउंट बनते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, कई बार स्टूडेंट इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे रिवैल्यूएशन आना है या रियलाइजेशन। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा हमारा? रियलाइजेशन, ना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट। और एडमिशन और हमारे रिटायरमेंट के टाइम पे कौन सा अकाउंट बनता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। और डिसोल्यूशन के टाइम पे हमारा बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड नंबर पे लोन अकाउंट, थर्ड नंबर पे लोन अकाउंट और फोर्थ नंबर पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और फिफ्थ नंबर पे बनता है लास्ट में हमारा बैंक अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट की दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं, बोथ साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तब हमारे अकाउंट शो करते हैं कि हमारे अकाउंट्स के अर्थमेटिकली एक्यूरेट, कि हमारे अकाउंट्स ठीक है, हमारा जो डिसोल्यूशन का जो क्वेश्चन आया है, जो उसका आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को कि ये कैसे बनता है, इसका नेचर कौन सा होता है। तो अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो रियलाइजेशन का, इसका जो फॉर्मेट रहने वाला है ये आपका फॉर्मेट रहने वाला है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बेसिकली नॉमिनल अकाउंट है। इसके अगर नेचर की बात करें तो ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। यहाँ पे जो भी हमने एसेट्स को सेल किया, एसेट्स को सेल करने से जो आएगी हमें इनकम वो क्रेडिट साइड में शो की जाएगी, और जो भी हमारे पास जो हमने लायबिलिटीज को पे करनी है, एक्सपेंसेस होंगी, वो हमारी डेबिट साइड में शो की जाएंगी। अगर हम डिसोल्यूशन की बात करते हैं, डिसोल्यूशन का मतलब हमारी फर्म खत्म हो जाना, हमारी फर्म पूरी तरह से खत्म हो रही है, हमारा बिजनेस खत्म हो रहा है। देखो, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात करें, फर्म के डिसोल्व होने पे पूरी फर्म खत्म हो जाती है, मीन्स हमारी सारी एसेट को बेच देंगे और सारी एसेट को बेचने से जो अमाउंट आएगा उससे हम सारी लायबिलिटीज को पे आउट करेंगे। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के डिसोल्व होने से हमारी फर्म डिसोल्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हो सकता है कि हमारे एग्जिस्टिंग जो पार्टनर हैं या हमारे जो रिमेनिंग पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म को कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्व होने से पूरी फर्म ही हमारी क्या हो जाती है? डिसोल्व, पूरी फर्म ही खत्म हो जाती है। और पूरी फर्म जब खत्म हो जाती है तब हमारा जो अकाउंट बनता है सबसे पहले नंबर पे, वो बनता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन जब अकाउंट बनता है, जब फर्म डिसोल्व होती है, तो हम सारी एसेट को बेच देंगे, हम सारी एसेट को ट्रांसफर कर देंगे। अब देखो, जब सारी एसेट को हम ट्रांसफर करते हैं, सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं इस रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर हम एसेट की नेचर की बात करें तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है हमारे, इसीलिए हम डेबिट साइड में सभी के सभी एसेट को ट्रांसफर करेंगे। अगर हम एसेट्स की बात करें, कौन कौन सी एसेट को ट्रांसफर करेंगे, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में आपको क्या मिलेगा? कैश एट बैंक मिलेगा, कैश इन हैंड मिलेगा, स्टॉक मिलेगा, डेटर्स मिलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस मिलेंगे, अक्रूड इनकम मिलेगी, लैंड एंड बिल्डिंग मिलेगी, प्लांट एंड मशीनरी मिलेगी, गुडविल मिलेगी, इन्वेस्टमेंट मिलेगी। तो इसके अंदर से आप कैश को छोड़ के जितनी भी आपको एसेट्स मिलती हैं, सभी के सभी एसेट्स को आप ट्रांसफर कर दोगे एसेट साइड में, एक्सेप्ट ऑल फिक्टिशियस एसेट, एक्सेप्ट, एक्सक्लूडिंग, लेकिन आप ट्रांसफर नहीं करोगे एक्सक्लूडिंग। अगर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है
तो आप ट्रांसफर नहीं करोगे। इसके अलावा कोई भी फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है लाइक डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको भी आप यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करोगे। इसके अलावा कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो आप ट्रांसफर नहीं करोगे। लेकिन क्या क्या एसेट ट्रांसफर नहीं की जाती? नोट ट्रांसफर। कौन कौन सी एसेट ट्रांसफर नहीं की जाती? नॉट ट्रांसफर सच एसेट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये आप ट्रांसफर नहीं करोगे एसेट्स में। उसके बाद आप सारी की सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करोगे, एक्सेप्ट आप ट्रांसफर नहीं करोगे एक्सक्लूडिंग, क्या ट्रांसफर नहीं करोगे? किसी का भी कोई भी पार्टनर का लोन है, सपोज मैंने कहा एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, अगर एक्स या वाई किसी का भी लोन है तो पार्टनर के लोन को आप यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करोगे। और आप किस किस को ट्रांसफर करोगे, किस किस लायबिलिटीज को ट्रांसफर करोगे? आप ट्रांसफर करोगे क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को, बैंक ओवरड्राफ्ट को। अगर एक्स का लोन उसको आप ट्रांसफर नहीं करोगे, बट एक्स की वाइफ का लोन है, एक्स की वाइफ का लोन है तो आप ट्रांसफर करोगे। इसके अलावा कोई बैंक लोन है तो भी आप ट्रांसफर करोगे। प्रोविडेंट फंड है तो भी आप ट्रांसफर करोगे, कोई भी प्रोविडेंट फंड है। बट आप ट्रांसफर नहीं करोगे अगर कोई भी आपको जनरल रिजर्व दिया गया है, कोई भी रिजर्व दिया गया है तो ये आप ट्रांसफर नहीं करोगे। तो आप सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट जब बना रहे हैं, जब हमारी फर्म डिसोल्व हो रही है तो आप सारी एसेट को ट्रांसफर करोगे प्लस सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करोगे। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है तो आप डेबिट साइड में सभी एसेट को ट्रांसफर करोगे। लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड में आप सभी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करोगे। अब किस किस एसेट को ट्रांसफर करोगे और कौन सी एसेट को ट्रांसफर नहीं करोगे? तो आप सभी एसेट को ट्रांसफर करोगे एक्सेप्ट कैश बैलेंस। आप कैश को ट्रांसफर नहीं करोगे। कैश को आप कहां पे ट्रांसफर करोगे? जो हमारा बैंक अकाउंट बनेगा फिफ्थ नंबर पे, जो हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, फिफ्थ नंबर पे हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास कैश या बैंक बैलेंस होगा उसको आप ट्रांसफर करोगे कैश और बैंक बैलेंस पे। उसके बाद आप किस किस एसेट को ट्रांसफर करोगे? अगर कोई स्टॉक है, डेटर है, लेकिन डेटर के ऊपर अगर कोई प्रोविजन है, प्रोविजन है तो उसको आप ट्रांसफर करोगे लायबिलिटी साइड में बाय प्रोविजन ऑन एनी एसेट। किसी भी एसेट पे कोई प्रोविजन है, प्रोविजन ऑन डेप्रिसिएशन, प्रोविजन ऑन एनी एसेट, प्रोविजन ऑन बैड एंड डाउटफुल डेट, तो आप ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, बिल्डिंग मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, अब सभी एसेट को ट्रांसफर करोगे। लेकिन किस किस को ट्रांसफर नहीं करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस का कोई डेबिट बैलेंस है, कोई फिक्टिशियस एसेट है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो आप ये ट्रांसफर नहीं करोगे, इन एसेट को आप ट्रांसफर नहीं करोगे। इसके अलावा हम क्रेडिट साइड में सभी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। अब लायबिलिटीज में कौन कौन सी लायबिलिटीज? क्रेडिटर्स है, कोई बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, किसी पार्टनर की वाइफ का लोन है, बैंक लोन है, प्रोविडेंट फंड है। इसके अलावा हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो उसको आप ट्रांसफर करोगे। तो सबसे पहले आपने पूरी बैलेंस शीट को खाली करना है, सभी एसेट को ट्रांसफर करना है, सभी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। अब सभी एसेट के अंदर से फिक्टिशियस एसेट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट बैलेंस को आप ट्रांसफर नहीं करोगे, और लायबिलिटीज के अंदर से आप जो एक्स का लोन है, किसी पार्टनर का लोन है, कोई रिजर्व वगैरह है और कैपिटल वगैरह उसको ट्रांसफर नहीं करोगे। जो कैपिटल बैलेंस है उसको आप ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स के कैपिटल की क्रेडिट साइड में, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस होता है हमारा क्रेडिट, तो ये ट्रांसफर होंगे क्रेडिट साइड में। उसके बाद जब हमारी फर्म डिसोल्व होती है तो हम सारी लायबिलिटीज को, जितनी भी एसेट है सभी एसेट को सेल कर देते हैं। जब एसेट को सेल किया जाता है तो हमारे पास क्या आ जाती है? हमारे पास कैश आ जाता है, और कहाँ से आता है? रियलाइजेशन में आता है। तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट्स। तो आप एसेट को रियलाइज होगा तो हमारे पास कैश बैलेंस आ जाएगा, तो उसको आप ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में, क्योंकि अब हम किसी भी एसेट को सेल करेंगे या तो कैश आएगा या बैंक आएगा। वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे आपको कैश दिया है बैलेंस शीट में या बैंक बैलेंस दिया है। अगर कैश दिया है तो आप बाय कैश अकाउंट लिखेंगे, अदरवाइज आप बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे। तो सभी एसेट को आप रियलाइज करेंगे। फिर इसके अलावा
लाइबिलिटीज की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, सभी लाइबिलिटीज को आप करते हो, सभी लाइबिलिटीज की जाती है हमारी पेमेंट। अब जब लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? देखो, लाइबिलिटीज को पे करने से हमारे पास बैंक बैलेंस जा रहा है, तो आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट। और कहाँ से जा रहा है? रियलाइजेशन से जा रहा है, क्योंकि फर्म हमारी सभी डिसोल्व हो रही है। तो आपकी जनरल एंट्री रहेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट्स टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट्स टू बैंक अकाउंट, लाइबिलिटीज पे। तो आप सभी के सभी लाइबिलिटीज को पे करोगे। अब हो सकता है हमारी कोई एसेट्स पार्टनर ने टेक ओवर कर ली। अगर पार्टनर ने हमारी एसेट टेक ओवर कर ली तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो सकता है अगर पार्टनर ने एसेट को टेक ओवर कर ली तो हमारे पास कैश नहीं आएगा, हमारे पास क्या आएगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो उस सिचुएशन में बाय कैश की जगह हो जाएगा, बाय बैंक की जगह हो जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स टू रियलाइजेशन। इसी तरह हो सकता है लाइबिलिटीज हमें कैश में नहीं पी की, तो रियलाइजेशन टू बैंक की जगह हमारा क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और उसकी पोस्टिंग होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर लाइबिलिटीज किसने टेक ओवर किया है? लाइबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर्स। अगर किसी लाइबिलिटीज को हमारे पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया है। अब देखिए, हो सकता है आपकी एडजस्टमेंट में हमें एसेट, यहाँ पे हमने हो सकता है सभी एसेट को ट्रांसफर किया हो, लेकिन सभी एसेट से कोई रियलाइजेशन या उसकी एडजस्टमेंट में कोई एंट्री नहीं दी है। अगर किसी एसेट से कुछ रियलाइज नहीं हुआ है तो यहाँ आप जो ट्रांसफर करोगे वो जीरो अमाउंट होगा, आप कुछ भी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करोगे। लेकिन एडजस्टमेंट में किसी लाइबिलिटीज के लिए कोई पेमेंट नहीं की गई है तो आप सभी लाइबिलिटीज के लिए यहाँ पे आप पेमेंट करोगे, लाइबिलिटीज के लिए पेमेंट करोगे, बट एसेट की रियलाइजेशन वैल्यू जो यहाँ पे है जिसके लिए एडजस्टमेंट नहीं दी गई है वो यहाँ पे शो करोगे। जैसे सपोज वी टेक एन एग्जांपल, हमारी जो बैलेंस शीट में दे रखी थी कि हमारे पास जो डेटर्स हैं, हमारे पास बैलेंस शीट में दिया था जो हमारे पास डेटर्स हैं 10,000 के हैं, लेकिन हमारे पास एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया कि हमारे पास डेटर से कुछ रियलाइज हुआ या नहीं हुआ। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास बैलेंस शीट में कि डेटर से हमें कुछ रियलाइज हुआ या नहीं हुआ, तो आप कुछ भी यहाँ पे जीरो रियलाइज करेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं करेंगे। बट सपोज हो सकता है हमारे पास बैलेंस शीट देते और बैलेंस शीट में हमें हमारे पास क्रेडिटर्स देते कि क्रेडिटर्स आपके 10,000 है, बट हमारे पास कोई भी एडजस्टमेंट पे नहीं देते कि क्रेडिटर्स को पे किया गया या ना किया गया, तो हम अपने आप ही यहाँ पे बैंक से पेमेंट कर देते। अमाउंट पेड फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। हो सकता है अगर किसी लाइबिलिटीज को कोई ऐसी दे दी गई है जिसके लिए एडजस्टमेंट में दिया गया कि बैलेंस शीट में हमारे पास ये लाइबिलिटीज नहीं है, अगर कोई लाइबिलिटीज के लिए पेमेंट की गई है तो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। किसी एसेट के लिए हमें पेमेंट हमें रियलाइज हुई है तो बैंक अकाउंट डेबिट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट्स, ये हमारे पास क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, डेबिट साइड का टोटल करोगे। अगर आपका क्रेडिट साइड एक्सीड करता है डेबिट साइड में, देन हमारा आएगा गेन। लेकिन हमारा डेबिट साइड एक्सीड करता है, हमारे एक्सपेंस एक्सीड करते हैं हमारे क्रेडिट साइड से, तो हमारा आंसर निकलेगा लॉस। अब देखो, क्रेडिट साइड है, अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल सपोज मैंने कहा 10 लाख रुपए आया है, बट हमने डेबिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल करने पे आया 5 लाख रुपए, तो आप प्रॉफिट में ट्रांसफर करोगे 5 लाख रुपए और हमारे दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। ये था आपका रियलाइजेशन का एक फुल फ्लैश फॉर्मेट जिसमें आपने सभी एसेट को ट्रांसफर किया, सभी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया, एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट, जनरल रिजर्व, एक्स का लोन अकाउंट या कोई भी रिजर्व हमें दिया है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और कैश बैलेंस, इसको छोड़ के हमने सभी एसेट को ट्रांसफर किया, सभी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया। फॉर एसेट्स को हमने सेल किया, हमारे पास कैश आया, बैंक अकाउंट डेबिट्स टू रियलाइजेशन, फिर हमने लाइबिलिटीज की पेमेंट की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट्स टू बैंक अकाउंट। हो सकता है कोई एसेट्स हमने सेल ना किए हो, उसको पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया, देन बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट्स टू रियलाइजेशन। अगर लाइबिलिटीज पार्टनर ने टेक ओवर की तो रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट्स टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर किसी एसेट अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए हमें पेमेंट रिसीव हुई तो बैंक अकाउंट्स डेबिट्स टू रियलाइजेशन, क्योंकि हमारे पास बैंक बैलेंस आया रियलाइजेशन से। लेकिन किसी लाइबिलिटीज के लिए पेमेंट की तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट्स टू बैंक अकाउंट।
क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास ज्यादा आता है डेबिट साइड से, तो बैलेंस हमारा प्रॉफिट रहेगा, लेकिन डेबिट साइड का एक्सीड करता तो बैलेंस हमारा रहेगा लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड इसमें कुछ आते हैं, रियलाइजेशन के अंदर आते हैं कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कैसे होते हैं? अगर हम रियलाइजेशन की बात करें तो रियलाइजेशन जो अकाउंट होता है हमारा ये बनता है जब फर्म हमारी डिसोल्व होती है, जब फर्म का होता है डिसोल्यूशन। अब जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो हम सारी एसेट्स को क्या कर देते हैं, एसेट्स को कर देते हैं हम सभी सेल्स, और लाइबिलिटीज की क्या करते हैं, सभी लाइबिलिटीज की कर देते हैं हम पेमेंट। अब देखो जब हम सभी एसेट्स को सेल करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे एक्सपेंसेस होते हैं रियलाइजेशन के टाइम पे। हो सकता है कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराना पड़ा, लाइबिलिटीज की पेमेंट कर सकते हैं, तो हो सकता है कोई क्रेडिटर्स का ये मैं कम एक्सेप्ट करने को लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ हमें हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं रियलाइजेशन के। अब रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं इसके लिए जो जनरल एंट्री रहती है, नॉर्मल हमारी एंट्री रहती है, क्योंकि रियलाइजेशन के लिए हमारे पास से जाती है या तो कैश जाएगी या बैंक से बैलेंस जाएगा, टू कैश और बैंक अकाउंट, और कहाँ से अमाउंट जाएगा, रियलाइजेशन से जाएगा। तो हमारी जनरल एंट्री रहेगी रियलाइजेशंस अकाउंट डेबिट्स टू बैंक अकाउंट। नॉर्मल एंट्री हमारी ये वाली रहती है। बट लेकिन हमारे पास हो सकता है रियलाइजेशन की ट्रीटमेंट अलग अलग हो, हमारे पास क्वेश्चन में हमें कोई और सिचुएशन दे दे, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म भी पे कर सकते हैं और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर भी बियर कर सकता है। अगर हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म बियर करती है उसमें भी दो केस रहेंगे, अगर पार्टनर बियर करता है उसमें भी दो केस रहेंगे। फर्म पे करती है तो डायरेक्टली फर्म पे करी है, अगर फर्म पे करी है तो पहले पार्टनर पे कर रहा है फिर फर्म पे करी है। इसी तरह से अगर हम पार्टनर की बात करें तो हमारी पहले पार्टनर के केस में भी पहले फर्म पे कर रहे हैं फिर पार्टनर पे कर रहा है। इसी तरह से पार्टनर अपने एक्सपेंसेस खुद पे कर रहा है। अगर हम बात करें कि फर्म के एक्सपेंसेस हैं और फर्म खुद पे कर रही है, अगर फर्म अपने एक्सपेंसेस खुद पे कर रही है तो हमारे पास से फर्म के पास से क्या जाएगा, बैंक बैलेंस जाएगा, और एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट्स टू बैंक अकाउंट। बट रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, फर्म के एक्सपेंसेस है, और बियर कौन कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है। अगर पार्टनर किसी एक्सपेंसेस को बियर करता है तो हमारा क्रेडिट में बैंक बैलेंस ना जाके हमारे पास से क्या जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और डेबिट में क्या आएगा, सेम एज इट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस फर्म खुद पे कर रही है तो रियलाइजेशन टू बैंक, अगर पार्टनर पे करे तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर हम पार्टनर की बात करें तो पार्टनर के केस में भी हमारे पास दो सिचुएशन रहेंगी कि फर्म के एक्सपेंसेस है वो पार्टनर पे कर रहा है। अब देखो फर्म के एक्सपेंसेस है पार्टनर पे कर रहा है, तो पार्टनर के पास से सबसे पहले क्या जाएगी, पार्टनर के पास से सबसे पहले जाएगी हमारे पास यहाँ पे, पार्टनर के पास से जाएगी कैश, और बियर कौन कर रहा है, पार्टनर के बिहाफ पे फर्म पे कर रही है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट्स टू कैश, क्योंकि पे तो अल्टीमेटली पार्टनर ही कर रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। अगर फर्म पार्टनर के एक्सपेंसेस है पार्टनर खुद पे कर रहा है तो इसके लिए हमारी कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री फॉर दी एक्सपेंसेस, क्योंकि फर्म के एक्सपेंसेस है और फर्म पार्टनर के एक्सपेंसेस है और पार्टनर अपने एक्सपेंसेस खुद पे कर रहा है। तो हमारे पास चार केसेस रहेंगे रियलाइजेशन के कि पार्टनर फर्म के एक्सपेंसेस है, फर्म खुद पे कर रही है तो रियलाइजेशन टू बैंक, अगर फर्म के एक्सपेंसेस है पार्टनर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर, क्योंकि पार्टनर टेक ओवर कर रहा है। पार्टनर के एक्सपेंसेस हैं, अगर पार्टनर के एक्सपेंसेस है पार्टनर ही पे कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स डेबिट्स टू कैश अकाउंट, लेकिन पार्टनर के एक्सपेंसेस है पार्टनर खुद पे कर रहा है तो इसके लिए कोई भी एंट्री हमारी नहीं पे की जाएगी। नेक्स्ट है हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करते हैं, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डील करने के हमारे पास अलग अलग केसेस रहेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं केस नंबर 1। हो सकता है हमारे पास बैलेंस शीट दी है, अब बैलेंस शीट के अंदर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमने एक एग्जांपल लिया है, सपोज आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 1 लाख का, नीचे आपको क्लेम दिया है
ठीक है। इस सिचुएशन में अगर आपके पास एडजस्टमेंट में क्लेम कम है, क्लेम ज्यादा है, क्लेम इक्वल है या कोई क्लेम नहीं है, या फिर हमारे पास रिजर्व का बैलेंस नहीं है बट क्लेम है, तो इसके लिए क्या क्या केस रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं केस नंबर 1 की। अगर हमारे पास कोई भी क्लेम नहीं होता, हमारे पास रिजर्व में बैलेंस है बट यहाँ पे कोई भी क्लेम हमारे पास नहीं आता, नो क्लेम, तो इस सिचुएशन में हमारी कौन सी जनरल एंट्री पास की जाती है। अब देखो क्लेम कुछ आया नहीं, तो जितना भी हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में बैलेंस रखा हुआ है वो सारा के सारा ही पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट्स डेबिट्स टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सेकंड हमारे पास जो केस नंबर सेकंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में बैलेंस है 1,00,000 रुपए, लेकिन हमारे पास क्लेम कितना आता है, क्लेम सुपर्स हमारे पास आता है 50,000 रुपीज। तो देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व में हमारे पास कितना है 1,00,000 रुपए, और हमारे पास क्लेम आया 50,000 का। बाकी देखो 50,000 का क्या किया जाएगा, क्लेम तो 50,000 है, बाकी 50 का क्या करेंगे, तो बाकी का 50 हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर के बीच में। तो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा 50, बाकी बचा 50 कहाँ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट्स में हम बाकी का बचा हुआ 50 ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास केस नंबर थर्ड, जिसमें आपके पास रिजर्व में भी 1,00,000 है और आपके पास क्लेम भी कितना आता है 1,00,000 रुपए का। तो इस सिचुएशन में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, सारा के सारा क्लेम क्या कर देंगे हम, डिस्ट्रीब्यूटेड और ट्रांसफर कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में है 1,00,000 रुपए। देखो रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, अब हम इसको खत्म करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन के टाइम में, तो क्या कर देंगे इसको डेबिट। तो हमने एंट्री की वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट्स डेबिट्स टू किस में ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। देखिए एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम में आप लिखते थे यहाँ पे रियलाइजेशन ना लिख के आप लिखते थे टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन क्लेम, लेकिन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफर ना करके आपने ये सारे रिजर्व को आपने डिसोल्यूशन के टाइम पे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। तो हमारे पास रिजर्व भी 1,00,000 का है और क्लेम भी हमारे पास कितना आया है 1,00,000 रुपए। नेक्स्ट हमारे पास है केस नंबर 4, हमारे पास जिसमें कंपनसेशन रिजर्व है 1,00,000 रुपए और जिसमें हमारे पास क्लेम क्या आ गया, ज्यादा आ जाता है सपोज। अब उस सिचुएशन में क्या करेंगे, हमारे पास रिजर्व में है 1,00,000 रुपए लेकिन क्लेम आ गया 1,50,000 में। तो इस सिचुएशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व में कितना है आपके पास 1,00,000 रुपए, तो आप लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए टू, आप यहाँ पे लिखोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में कितने ट्रांसफर करोगे 1,00,000 रुपए। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, वर्कमैन कंपनसेशन में 1,00,000, बाकी बचा आपका 50,000 है। अब क्लेम आया था हमारा 50,000 का, तो सारे के सारे क्लेम को आप क्या करोगे, रियलाइजेशन से पेमेंट कर दोगे। जितना भी हमारे पास रिजर्व में पड़ा था उससे सारी के सारी आप पेमेंट कर दोगे। तो हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट्स डेबिट्स टू बैंक अकाउंट 50,000 और 50,000 की आप पेमेंट कर दोगे। यहाँ पे आप पेमेंट करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे आप पेमेंट कितनी कर सकते हो, थर्ड केस में सिर्फ 1,00,000 रुपए। यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे आप कितनी पेमेंट कर सकते हो, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट सिर्फ आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो 1,00,000 की और 1,00,000 की। नेक्स्ट में हमारे पास रिजर्व में पड़ा है 1,00,000 लेकिन क्लेम आया 1,00,000, तो रियलाइजेशन से पेमेंट यहाँ पे आप रियलाइजेशन में तो 1,00,000 ट्रांसफर करोगे, लेकिन बाकी एसेट को सेल करके आपके पास जो बैलेंस आया वहां से आप क्या करोगे, सारे के सारे क्लेम की पेमेंट करोगे। तो आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट 1,50,000 और 1,50,000। नेक्स्ट हमारे पास केस बनता है केस नंबर 5, जिसके अंदर आपके पास रिजर्व नो रिजर्व,
हमारे पास कोई भी रिजर्व होता ही नहीं, सिर्फ हमारे पास क्लेम आता है। जैसे क्लेम आया 50,000 का, तो आपकी एंट्री क्या रहेगी? क्योंकि आपने क्लेम आया लेकिन आपके पास रिजर्व में कोई बैलेंस है नहीं, लेकिन आपको पे तो करना ही करना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट्स टू बैंक अकाउंट। आप यहाँ से रियलाइजेशन से पे करोगे 50,000 और 50,000। तो ये हमारे पास केसेस रहेंगे कुछ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। रिजर्व के बाद आता है नेक्स्ट वन इज, देखिए अभी हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे देखा, सबसे पहले हमने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। हमने रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड सभी ट्रीटमेंट्स को देखा इसके अंदर, कि रियलाइजेशन अकाउंट्स के अंदर आप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट करोगे, इसका फॉर्मेट कैसे बनाओगे, रियलाइजेशन के अंदर आप सभी एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट करोगे, प्लस इसके अलावा अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई बैलेंस है तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे, उसके रिजर्व को कैसे क्लेम की आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास अकाउंट आता है लोन बाय फर्म टू पार्टनर या लोन बाय पार्टनर्स टू फर्म। अब इसकी ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे? अब देखो जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक फुल फ्लेश क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपको बैलेंस शीट दी हुई होगी। अब लोन आपको दो जगह दिया हो सकता है आपको एसेट साइड में भी लोन दिया हो और लायबिलिटी साइड में भी लोन दिया हो। अब अगर आपको दोनों तरफ लोन दिया है तो आप इसके लिए लोन अकाउंट बनाएंगे। आप एज लोन अकाउंट भी बनाएंगे, प्लस आप 20 का लोन अकाउंट भी बनाएंगे। अब देखो अगर हम एज के लोन की बात करें तो ए का लोन हमें दिया है लायबिलिटी साइड में, और लायबिलिटीज का बैलेंस हमारे पास क्या होता है? क्रेडिट। तो आप क्रेडिट में जाके एज के लोन अकाउंट में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और ए का लोन कितना दिया है? 50,000, तो आप यहाँ पे लिखोगे 50,000। अगर हम 20 के लोन की बात करें तो बी, ये लोन हमें एसेट साइड दिया है और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो बी के लोन को आप डेबिट साइड में जाके क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी, और बी का लोन कितना दे रखा है आपके पास? 10,000। अब देखो आपके पास कोई भी एडजस्टमेंट, नो एडजस्टमेंट, इफ नो एडजस्टमेंट गिवन इन क्वेश्चन, आपके पास लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं, कोई भी एडजस्टमेंट आपको लोन से रिलेटेड नहीं दी गई, तो उस सिचुएशन में आप इतना यहाँ तक करके फाइनली आप लोन अकाउंट को क्या कर दोगे? क्लोज करोगे। जब लोन को क्लोज करोगे तो लोग देखो, अब फर्म हमारी डिसोल हो रही है, जब फर्म डिसोल होगी तो लोन की पेमेंट कर दी जाती है, और जब लोन की पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे फाइनल पेमेंट। लोन की हम क्या कर रहे हैं? फाइनल पेमेंट। ये अगर क्रेडिट में 50,000 है तो डेबिट में भी हमारा हो जाएगा 50,000। 50,000 20 के लोन की बात करें तो इसी तरह इसकी भी क्या कर देंगे? फाइनल पेमेंट बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ पे आ जाएगा 10,000। दोनों साइड हम क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। अब देखो इसके अंदर जो हमने टू बैंक लिखा है, इसको ट्रांसफर क्या करेंगे? जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट की हम क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? यहाँ पे डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय एज लोन। आप जनरल एंट्री भी देख सकते हैं, एज लोन अकाउंट डेबिट्स टू बैंक अकाउंट, तो ए लोन टू बैंक, बैंक टू ए लोन हो नहीं सकता, तो क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखेंगे? बाय ए लोन। कितना लिखेंगे? बैंक अकाउंट में जाके 50,000 50,000। सिमिलरली इस सिचुएशन में जब आप बैंक अकाउंट बनाएंगे 20 के सिचुएशन में, तो आप बैंक अकाउंट में जाके क्या लिखेंगे? यहाँ पे बाय बैंक है तो आप यहाँ पे डेबिट साइड में आएंगे और लिखेंगे टू बीज लोन, और यहाँ पे कितना लोन ट्रांसफर करोगे? 10,000 का यहाँ पे आप ट्रांसफर करोगे 10,000 का लोन। तो ये कुछ रहेगी हमारी लोन से रिलेटेड एडजस्टमेंट की। हमने दो तरह के लोन अकाउंट बनाना है, अगर हमें एसेट साइड में लोन दिया होता है तो हमारी डेबिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा टू बैलेंस बीडी, अगर हमें लायबिलिटी साइड में दिया है तो बाय बैलेंस बीडी होगा। अगर हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दी तो हमारे पास सिंपल हम फाइनल बैंक अकाउंट से क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे। बट अगर हमें एडजस्टमेंट दी है, सपोज हमें एडजस्टमेंट दी है, जैसे सेम क्वेश्चन के अंदर हमने एग्जांपल लिया कि ए वॉज पेड 10% मोर,
कि ए को 10% ज्यादा दिया गया। जैसे हमने यहाँ पे लोन अकाउंट बनाया, ए का लोन अकाउंट, हमने ए का लोन हमारे पास कहाँ पे दिया है, लाइबिलिटी साइड में। तो अब लाइबिलिटी साइड में जाएंगे, क्रेडिट साइड में जाएंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। यहाँ पे आप ट्रांसफर करोगे 50,000। यहाँ पे इसने कहा है ए वॉज पेड 10% मोर। हमने ए को कितना ज्यादा पे किया, 10%। ए को देना कितना था, 50,000। अगर 50,000 के अकॉर्डिंग हमने इसको 10% ज्यादा पे किया, तो हमने कितना ज्यादा पे किया इसको, 5,000 ज्यादा पे किया। 50,000 हमें पे करना था, 5,000 प्लस मिला के 50,000 प्लस 5,000 हमने इसको कितना पे किया, 55,000 पे किया। तो हमारे पे करने की एंट्री क्या हो जाती है, हमारे पास अगर हम पे करेंगे तो हमारे पास बैंक बैलेंस जाएगा और किसको जाएगा, एज के लोन अकाउंट को जाएगा। तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, एज लोन अकाउंट डेबिट्स टू बैंक अकाउंट, ए लोन्स अकाउंट डेबिट्स टू बैंक अकाउंट। हमने ए को कितना पे किया, यहाँ पे ए को हमने पे किया 55,000 पे किया। अगर हमने ए को 55,000 पे किया, यहाँ पे हमारे पास टोटल आ रहा है 55,000, यहाँ पे आ रहा है 50,000, दोनों का टोटल आना चाहिए इक्वल। अब देखो हमने पे करने थे 50,000 लेकिन पे कर दिए 55,000, तो 5,000 की कमी को कहाँ से पूरा करें, तो एसेट को बेच के जो रियलाइजेशन में अमाउंट है वहां से हम क्या पूरा करेंगे, 5,000 की कमी को पे करेंगे। तो यहाँ पे लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5,000 और हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट्स टू एज लोन अकाउंट। नेक्स्ट वन है, अगर सेम क्वेश्चन के अंदर ही हमारी सिचुएशन होती, ए पे 10% लेस, हमने ए को क्या पे किया, 10% लेस पे किया, ए को हमने पे किया 10% लेस। देखो ए हमारी लाइबिलिटीज है तो हमें सेम हमने लिखना था यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, यहाँ पे हमने लिखना था 50,000, ठीक है। अब हमने ए को पे किया 10% लेस, हमने पे कितना करना था 50,000 और पे कितना किया 10% लेस, 50,000 का 10% 5,000 लेस, मतलब हमने पे किया ए लोन्स टू बैंक अकाउंट, हमने बैंक से पेमेंट कितने की है 10% कम, मतलब 50,000 के अंदर से 10% 5,000 हमने कम पे किया, तो हमने पेमेंट कितने की है 45,000। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 50,000 और यहाँ पे है 45,000, तो आप कमी को पूरा करोगे तो 5,000 जो हमने कम पे किए हैं वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ए इज लोन टू रियलाइजेशन, हमारे रियलाइजेशन में ये 5,000 ट्रांसफर हो जाएंगे। अब देखो इसको आप दो जगह ट्रांसफर करोगे, पहली बात तो इसको बैंक अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे बाय एज लोन अकाउंट 55,000 प्लस सेकंड आप रियलाइजेशन के इसको डेबिट में ट्रांसफर करोगे टू एज लोन अकाउंट 5,000। इसी तरह से इसको आप ये दोनों को ही रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करोगे और बैंक के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करोगे। बैंक के क्रेडिट में ट्रांसफर होंगे 45,000 और रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर होंगे 5,000, आप यहाँ से ट्रांसफर करोगे। तो ये था हमारा लोन से रिलेटेड जो हमारी जो ट्रीटमेंट है। तो हमने सबसे पहले देखा कि सबसे पहला हमारा फर्स्ट नंबर पे बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड नंबर पे हमारा लोन बाय फर्म टू पार्टनर, फिर लोन बाय पार्टनर टू फर्म, फिर हमारा फोर्थ नंबर पे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और सबसे लास्ट में बनेगा बैंक अकाउंट, जिसकी ट्रीटमेंट हमने साथ साथ देखी। अब देखो हमारा नेक्स्ट नंबर पे बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स की बात करें, सपोज हमने एज्यूम किया हमारे पास दो पार्टनर हैं, ए पार्टनर प्लस बी पार्टनर। अगर आपको बैलेंस शीट में शो कर रखा है, ये हमने एक इमेजिनरी बैलेंस शीट ले ली, यहाँ पे आपको कैपिटल दे रखी है, ए की कैपिटल बी की कैपिटल, ए की कैपिटल है 1 लाख रुपए और बी की कैपिटल है आपके पास 2 लाख रुपए। तो सबसे पहले आपने इसके ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करने हैं जितनी भी आपको कैपिटल दे रखी है। तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ए की आपको कैपिटल कितनी दे रखी है 1 लाख रुपए और बी की कैपिटल आपको दे रखी है 2 लाख रुपए। फिर इसके बाद जो भी हमारे पास रिवैल्यूएशन के अंदर कोई भी प्रॉफिट आया है, तो आप रियलाइजेशन के अंदर जो भी प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी हमारे पास रियलाइजेशन का प्रॉफिट रहेगा वो आप रियलाइजेशन के प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा
कोई भी यहाँ पे आपको जनरल रिजर्व दे रखा है तो जितने भी रिजर्व हैं उसको आप ट्रांसफर करोगे। देखो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड है तो हमारे पास इसकी क्रेडिट में जाके पार्टनर्स कैपिटल में जाके यहाँ पे सारे के सारे रिजर्व ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी क्रेडिट बैलेंस था तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी हमारे पास रेशियो है उस रेशियो में इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हमारे पास एसेट साइड में कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, कोई भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है तो उसको आप ट्रांसफर करोगे यहाँ से यहाँ पे इस तरफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है तो वो भी आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इसके अलावा कोई लाइबिलिटीज पार्टनर ने टेक ओवर किया है तो उसको आप ट्रांसफर करोगे बाय पार्टनर्स बाय रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखोगे लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। और अगर कोई एसेट्स पार्टनर ने टेक ओवर किया है तो आप लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ पे लिखोगे एसेट्स टेकन बाय पार्टनर्स की पार्टनर्स ने हमारी क्या ली है, टेकन ओवर किया। उसके बाद आप यहाँ पे टोटल करोगे क्रेडिट साइड का। अगर आपका टोटल एक्सीड करता है डेबिट साइड के टोटल से तो आप डेबिट साइड में क्या कर दोगे, सारी के सारी लास्ट में फाइनल पेमेंट कर दोगे बैंक अकाउंट से। देखो हमारी यहाँ पे फर्म डिसोल्व हो रही है, अगर फर्म डिसोल्व हो रही है तो पार्टनर की कैपिटल उनको पे बैक कर दी जाएगी। अगर पार्टनर की कैपिटल पे बैक कर रही है तो बैंक अकाउंट से फाइनल पेमेंट करेंगे और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट्स टू बैंक अकाउंट। देखो अगर हम पार्टनर की फाइनल पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे पास से बैंक बैलेंस जा रहा है। और किसको बैंक बैलेंस जा रहा है, अगर हमारे पास दो पार्टनर है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट्स टू बैंक अकाउंट। सो इसकी जनरल एंट्री रहेगी फाइनल पेमेंट की पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट्स टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे जो बैंक की एंट्री हुई है उसको बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाके आप एज इट इज ट्रांसफर कर दूंगी। तो ये इस तरह से हमारे पास ये बनता है कुछ रियलाइजेशन की कुछ फॉर्मेट, कुछ अकाउंट जो हमारे पास ये 5 तरह के अकाउंट है जिसकी हमने ट्रीटमेंट 1 बाय 1 करके देखी। अब हम देखते हैं अपना एक फुल फ्लैश क्वेश्चन। देखो अगर हम इसकी स्टेटमेंट रीड करें, ए बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है 3 और 2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को। उनकी बैलेंस शीट इस तरह से है, आपको कैश एट बैंक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, प्रोविजन दे रखा है, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। लाइबिलिटी साइड को रीड करेंगे क्रेडिटर्स, कैपिटल्स। फिर हमने इसकी एडजस्टमेंट रीड की कि फर्म डिसाइड टू डिसोल्व। जैसे ही वर्ड हमने डिसोल्व रीड किया हमारे माइंड में क्वेश्चन, हमारे माइंड में आंसर आया कि ये हमारा जो क्वेश्चन है वो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है। यहीं से आपके माइंड में रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा स्टार्ट कि आपने सभी एसेट को ट्रांसफर करना है, सभी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। सबसे पहले आपने पूरी की पूरी बैलेंस शीट खाली करनी है, सभी को ट्रांसफर करना है एक्सेप्ट कैश बैलेंस एंड कैपिटल बैलेंस। प्लस अगर कोई रिजर्व दे रखा है, कोई आपको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, लोन अकाउंट दे रखा है तो उसको छोड़ के। तो सबसे पहले हम ट्रांसफर स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट आया हमने देखा इसकी दो तरफ है, इसका ये फॉर्मेट रहा। हमने यहाँ पे देखा था डेबिट साइड में 2 लगाया जाता है और क्रेडिट साइड में जो एंट्री कर देते हैं वहां पे हम बाय का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे आए और हमने देखा हमारे पास एसेट कौन कौन सी है। सबसे पहले है कैश एट बैंक, इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। सेकंड पे है डेटर, डेटर है हमारे पास 40,000 के, प्रोविजन है 1800 का, इसको ट्रांसफर करेंगे हम डेबिट साइड और प्रोविजन को ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड। तो हमने सबसे पहले जाके लिखना है टू डेटर्स। अब हमारे पास डेटर कितने के दे रखे हैं, 40,000 के, और प्रोविजन कितने का दे रखा था, 1800 का। तो अपने प्रोविजन को लिखना है बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ये आपके पास दे रखा है 1800 के। फिर देखा हमारे पास डेटर के बाद नेक्स्ट दे रखा है स्टॉक, स्टॉक दे रखा है 54,800। फिर आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे टू स्टॉक, स्टॉक कितने का दे रखा है आपको, 54,800। स्टॉक के बाद दे रखा है आपको मशीनरी, मशीनरी 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। टू मशीनरी 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000।
20,000। फिर हमने देखा हमारी सभी एसेट ट्रांसफर हो चुकी हैं। फिर लाइबिलिटी साइड में आएंगे, लाइबिलिटीज में हमें दे रखा है क्रेडिटर्स 20,000। फिर हम ट्रांसफर करेंगे बाय क्रेडिटर्स, ये हमें दे रखे हैं 20,000। फिर हमने देखा हमारी सारी की सारी बैलेंस शीट हमारी खाली हो चुकी है। फिर हम आएंगे एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट में हमारे पास क्या क्या है, पार्टनर डिसाइड टू डिसोल्व द फर्म, एसेट रियलाइज एज फॉलो। अब जब फर्म डिसोल्व होती है तो सभी एसेट को रियलाइजेशन वैल्यू आती है। अब रियलाइजेशन वैल्यू क्या क्या है, स्टॉक से हमें मिले 45,000 पे, तो आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अब बैंक में ट्रांसफर करें या कैश में, तो हमने यहाँ पे देखा हमारे पास बैंक दे रखा तो आप किस में ट्रांसफर करोगे, बैंक में। सबसे पहले बैंक अकाउंट में किस एसेट से रियलाइज वैल्यू आई, स्टॉक से। अब स्टॉक से कितनी रियलाइज वैल्यू आई, 45,000। फिर देखा मशीनरी, मशीनरी से रियलाइज वैल्यू आई 20% लेस देन दी बुक वैल्यू। इसकी बुक वैल्यू है 40,000 और 40,000 के अंदर से हमारे पास 20% लेस आया, तो कितना लेस आया हमारे पास, 8,000 लेस आया। ये है 40,000, 8,000 लेस आया, तो रियलाइज वैल्यू कितनी है, 32,000। तो हमारे पास किसकी रियलाइज वैल्यू है, मशीनरी की रियलाइज वैल्यू कितनी है, 32,000। मशीनरी की रियलाइज वैल्यू 32,000। फिर नेक्स्ट रीड किया, डेटर से हमें रियलाइज हुए 35,000, तो हमने यहाँ पे कितना लिखना है, डेटर से हमें कितने रियलाइज हो रहे हैं, 35,000। यहाँ पे हमने डेटर से रियलाइज कर दिए। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन दी बुक वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू है 1,20,000, इससे हमें 30,000 ज्यादा मिले, तो यहाँ पे 1,20,000 में 30,000 जोड़ के 1,50,000। यहाँ पे आप लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 ज्यादा मिले। अब देखा एसेट के अंदर भी यही थी, लाइबिलिटीज के अंदर यही थी, तो इनका टोटल करके आप लिख दोगे क्रेडिट साइड में। जब इनका टोटल करोगे ये आएगा हमारे पास 5 2 7 और 5 5 10 12, क्या है हमारे पास 4 3 7 1 8, 8 और 3 11 और 3 26, 2,62,000। फिर आप आए लाइबिलिटी साइड में। अब लाइबिलिटी साइड को रीड किया, क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस। अब क्रेडिटर्स है हमारे पास 20,000। अब ये 20,000 वाले क्रेडिटर्स रेडी हैं 5% कम एक्सेप्ट करने के लिए। 20,000 का 5% बनता है हमारे पास 1,000, मतलब 20,000 के बदले में ये हमारे पास 1,000 कम एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। तो जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, जब क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, रियलाइजेशन टू हो जाता है हमारे पास टू बैंक अकाउंट। अब रियलाइजेशन टू बैंक करेंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, यहाँ पे हमने पे करना है क्रेडिटर्स को या लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है। इनकी पेमेंट कितनी बनती है हमारे पास, 19,000, क्योंकि 1,000 कम एक्सेप्ट करने के लिए ये है रेडी। नेक्स्ट हमने रीड किया एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,200। हमारे पास जो एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन के 1,200 रुपये है। अब देखो एक्सपेंस पे करते हैं तो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, क्या हमने क्या पे करने हैं, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, तो आप ब्रैकेट में लिखोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। अब हमने रीड किया, इसमें लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्री एंड गिव नेसेसरी अकाउंट। अब नेसेसरी अकाउंट में तो रियलाइजेशन भी आएगा, तो सबसे पहले आपको मैं प्रेफरेबल करूंगी, चाहे आपसे क्वेश्चन में जनरल एंट्री के बारे में पूछे, सबसे पहले आपने बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, फिर आप फर्दर एंट्री स्टार्ट करें ताकि आपको जनरल एंट्री करने में ईजी हो। अब अगर हम इसकी जनरल एंट्री देखें तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशंस अकाउंट डेबिट्स टू लैंड टू डेटर्स टू स्टॉक टू मशीनरी टू लैंड एंड बिल्डिंग। फिर नेक्स्ट बनेगी प्रोविजन एंड बैड एंड डाउटफुल डेट क्रेडिटर्स अकाउंट्स डेबिट्स टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट बनेगी एसेट को रियलाइज होने पे बैंक अकाउंट डेबिट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट बनेगी रियलाइजेशंस टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट बनेगी रियलाइजेशंस टू बैंक, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए गए। अब हम करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल। अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल एक्सीड करता है डेबिट साइड के टोटल पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन अगर हमारा डेबिट का टोटल एक्सीड करता क्रेडिट के, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद हमारे पास क्या बनता है, इसके बाद बनते हैं पार्टनर के लोन अकाउंट। बट हमने क्वेश्चन को देखा कहीं भी लोन अकाउंट तो आया नहीं, तो इसके बाद आप बनाओगे कैपिटल अकाउंट, फिर आप बनाओगे बैंक अकाउंट।
अब कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल में हमें कैपिटल दे रखी है 1,50,000 की और 90,000 की। तो कैपिटल होता है, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, सी से कैपिटल और सी से ही क्रेडिट। तो इसको आप ट्रांसफर करोगे बाय बैलेंस बीडी। ये आपको दे रखी थी 1,50,000 और 90,000। अब हमने देखा ना तो किसी एसेट को पार्टनर ने टेक ओवर किया, ना किसी लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया। अगर लाइबिलिटीज को टेक ओवर करते तो क्रेडिट साइड में, एसेट को टेक ओवर करते तो डेबिट साइड में, कोई रिजर्व होता तो क्रेडिट साइड में, अगर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता तो क्रेडिट साइड में। बट हमारे क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? इस सिचुएशन में हमने देखा हमारे पास जो प्रॉफिट आया उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर के बीच में। टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हमारे पास दो पार्टनर हैं ए और बी, तो आप ट्रांसफर करोगे एस कैपिटल अकाउंट में, बीस कैपिटल अकाउंट। सपोज इस क्वेश्चन में अगर आपके पास ये प्रॉफिट आता 10,000 और इसका प्रॉफिट आता 20,000, तो आप इसको ट्रांसफर कर देते बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे सपोज यहाँ पे आया 10,000, ये सिर्फ हम एज्यूम करें 10,000 और इसका प्रॉफिट आया हमारे पास 20,000। तो इसके बाद हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड के अंदर हमारे पास कुछ नहीं है, तो यहाँ से आप फाइनल क्या कर दोगे? पेमेंट। और फाइनल पेमेंट डिसोल्यूशन के टाइम कहाँ से होती है? बैंक अकाउंट में। और यहाँ पे आप लिखोगे टू फाइनल पेमेंट। ये हो जाएगी हमारे पास, इसका टोटल आया 1,60,000 रुपये और इसका टोटल आया हमारे पास 1,10,000 रुपये। तो 1,60,000 रुपये और ये हो गया 1,10,000 रुपये। 1,60,000 रुपये और 1,10,000 रुपये। इसके बाद जो हमारा अकाउंट प्रिपेयर होता है दैट इज बैंक अकाउंट। अब देखो बैंक अकाउंट में एंट्री कैसे करी जाती है? सबसे पहले आपने उठाना है इसका ओपनिंग बैलेंस। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो आप डेबिट साइड में जाके क्या लिखोगे? टू बैलेंस बीडी। हमारे पास कितना बैलेंस दिया था बैंक अकाउंट में? ये हमें दिया था 7,000, तो आप 7,000 लिखोगे यहाँ पे। उसके बाद जो भी हमारे पास एसेट की रियलाइजेशन से जो भी अमाउंट आया उसको आप ट्रांसफर करोगे डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ पे लिखोगे एसेट रियलाइज्ड। और जो भी आपने लाइबिलिटीज की पेमेंट की वो आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ पे लिखोगे लाइबिलिटीज पेड। अगर आपने कोई एक्सपेंसेस पे किया तो भी आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंसेस पेड। अब हम देखते हैं, हमने यहाँ देखा एसेट की रियलाइज करके आया 2,62,000, क्रेडिटर को पेमेंट की 1,900 और इसको आया हमने एक्सपेंसेस पे किए थे 1,200। तो ये आया था हमारे पास 2,62,000। हमने लाइबिलिटीज की पेमेंट की थी 19,000 और एक्सपेंसेस पे किए थे हमने 1,200। तो हमने रियलाइजेशन में देखा जितनी भी हमारे पास बैंक से रिलेटेड आइटम्स थी उसको हमने कर दिया बैंक अकाउंट में ट्रांसफर। उसके बाद ये कैपिटल अकाउंट में था, इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब हम कैपिटल अकाउंट में आए, कैपिटल अकाउंट में कहीं बैंक आया? हाँ बिल्कुल आया। हमने फाइनल पेमेंट की थी डेबिट साइड में। अगर ये डेबिट साइड में है तो बैंक अकाउंट के किस तरफ लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में। आप क्रेडिट साइड में जाके लिखोगे एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट लिखोगे यहाँ पे बाय एस कैपिटल अकाउंट फाइनल पेमेंट की और बाय बीस कैपिटल अकाउंट फाइनल पेमेंट की। इनको आपने जितनी भी फाइनल पेमेंट की इनको मिला के आपका डेबिट साइड और ये बैंक का क्रेडिट साइड आपका क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। अगर आपका बैंक का क्रेडिट और डेबिट साइड आपका इक्वल आता है इट मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है, अदरवाइज योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। जैसे अगर हम पीछे क्वेश्चन में देखें हमारे पास इन सभी का टोटल मिला के आया, ये था हमारे पास 2,62,000 और ये है 2,00,000, ये है हमारे पास 20,000, 2,82,000 और 1,800, 2,82,000, ये हो गया 2,83,800, ये हो गया 2,83,800। डेबिट साइड का टोटल किया, ये आया हमारे पास 40,000, 40,000, 80,000, 80 और 1,20,000, 2,00,000, 2,00,000, 2,54,800, 2,54,800, यहाँ पे आया 19,000 और 1,200, 19,000 और 1,200, 20,200, या 8 2 10 5 6, 2,65,000।
2,83,800 के अंदर से 2,83,800 में से 2,65,000 को आप जब माइनस करोगे, ये आएगा हमारे पास 18,800। 18,800 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर की रेशो में, हमारे पास रेशो थी 3:2, इसको आप 3:2 में ट्रांसफर करोगे। ये जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट को आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे और उसके बाद आपका जो भी प्रॉफिट आएगा, जो फाइनल पेमेंट है, उसको यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। तो आपका जो डेबिट और क्रेडिट साइड आपका इक्वल होगा। अगर आपका क्वेश्चन इक्वल में आ जाता है देन योर क्वेश्चन इज करेक्ट, अदरवाइज योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। तो ये था लर्नर हमारा पूरा कंसेप्ट डिसोल्यूशन का। होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं देन राइट इन कमेंट बॉक्स कि आपको और भी वीडियो चाहिए। आपके जो कमेंट होते हैं इट मोटिवेट मी अ लॉट। सो लर्नर्स, बी स्माइल।